माताएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, युवा जो हैं वो आज सड़कों पे हैं, बेहाल हैं। कहीं ना कहीं हमारे नेता ने ये सोच रखी, श्री राहुल गांधी जी ने ये सोच रखी कि हमको युवाओं की आवाज़ बनना है, दोबारा से संघर्ष के पथ पे चलना है और संघर्ष यात्रा को दोबारा से पूरे देश में चलाया जाना है। और मैं धन्यवादी हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, राजीव शुक्ला जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने इसकी अनुमति दी कि कांगड़ा जिले से, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और हिमाचल प्रदेश से क्योंकि ये देवभूमि है और देवताओं की भूमि से, कांगड़ा जिले से, नगरोटा बगुआ से 27 जुलाई को इसका शुभारंभ हुआ। आज हम दोनों, मैं और अलका जी यहाँ बैठे हैं। हमारी राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है, किसी भी हर कोई इनको जानता है, कांग्रेस के मुद्दों को उठाती हैं, देश की आवाज़ उठाती हैं, आवाम की आवाज़ उठाती हैं। ये भी यहाँ दिल्ली से आई हैं बेरोजगारों की बात करने। पहले ये बात करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा से किस तरह से यात्रा का चरण होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मुद्दा आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर बाली जी ने बता दिया है। हमारे बीच में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी जी भी आ चुके हैं। राहुल गांधी जी ने विक्रमादित्य जी को और रघुवीर बाली जी को खास जिम्मेदारी दी है और उसी जिम्मेदारी के तहत कल 20 अगस्त का दिन है। 20 अगस्त का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, आज तक के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी का भी कल जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के अवसर पर रघुवीर बाली जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस कल से रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं हिमाचल और देश में। वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां। संसद का अभी का जो सत्र खत्म हुआ उसमें सवाल पूछा गया केंद्र की भाजपा सरकार से कि कितने युवाओं ने, बेरोजगारों ने सरकारी पदों के लिए आवेदन किया। लिखित में सरकार जवाब देती है 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। दूसरा सवाल था कि नौकरी कितनों को दी, जवाब मिलता है 22 करोड़ बेरोजगारों में से मात्र 7 लाख लोगों को ही नौकरियां मिल पाई। तीसरा सवाल कांग्रेस के सांसदों ने पूछा कितने सरकारी पद केंद्रीय विभाग में खाली पड़े हैं। फिर लिखित में जवाब आता है 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हैं, 22 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। दूर नहीं जाती हूं, आपके हिमाचल के कांगड़ा लोकसभा के ही आंकड़े आपके सामने हैं। चपरासी और चौकीदारी की नौकरी निकलती है। योग्यता क्या चाहिए? 8वीं पास। अप्लाई कौन कर रहा है? हिमाचल का युवा जो BA MA ग्रेजुएट है, मजबूर है, जो 8वीं पास के लिए चपरासी और नौकरी। और आवेदन कितना निकला? 3 पद, मात्र 3 पदों के लिए 740 पढ़े लिखे युवाओं ने आवेदन दिया है। उसके बाद पता चलता है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी 8 पद खाली हैं चौकीदार के, 1238 8 पदों के लिए, चौकीदारी के लिए, चपड़ासी के लिए हिमाचल का युवा पढ़ा लिखा आवेदन कर रहा है। मैं माफी चाहूंगी, गुस्से में हूं इसलिए कह रही हूं, डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ये चुनौती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी आपको दे रहे हैं, ये पूरी यात्रा अब हिमाचल के कोने कोने में हर बेरोजगार युवा की आवाज और उसे ताकत देने निकलेगी। अगर आपने उन्हें न्याय नहीं किया, उनको नौकरियां नहीं दी, तो आपका बेरोजगार होना, आपका सत्ता से जाना ये तय है, ये मान लीजिएगा। और ये आपको सत्ता से उखाड़ने का काम कोई और नहीं, हिमाचल का युवा करेगा। मैं जब आपसे बात कर रही हूं, मनरेगा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हम लोग लाए थे 2006 में। मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री जी ने। सच्चाई यह है कि जब कोरोना महामारी से लोग गुजर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ गई, काम धंधे बंद हो गए, तो तभी से मनरेगा ने, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बनकर 3 करोड़ ग्रामीणों को रोजगार दिया। आज हमारी 11 राज्यों की बहनें, इस समय जब मैं आपसे बात करूं, 11 राज्यों के मजदूर हमारे भाई बहन दिल्ली पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि मनरेगा का बजट कम करने से उन लोगों को उनकी मेहनताना भी नहीं मिल रहा। दिन कम कर दिया, मेहनताना कम कर दिया और दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं, राष्ट्रवाद भाजपा का फर्जी राष्ट्रवाद है। कैसे फर्जी है बताऊंगी आपको। खादी का प्रधानमंत्री जी आपने जिक्र किया, लेकिन जब कथनी से करनी पर आई तो क्या किया आपने? तिरंगा जो खादी का हुआ करता था उसे आपने पॉलिस्टर का बनाने का ऐलान कर दिया। पॉलिस्टर का जब ऐलान किया गया कि तिरंगा पॉलिस्टर से बनेगा, तो ठेका किसको मिलेगा? ठेका किसी और को नहीं, मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्र रिलायंस इंडिया लिमिटेड को दिया। और जैसे ही उसे आदेश ऑर्डर मिलता है, पता लगता है कि रिलायंस पॉलिस्टर निर्माताओं में विश्व में नंबर 1 पर हो गया है। अब आप समझ रहे हैं, खादी से तिरंगा पॉलिस्टर में, पॉलिस्टर से ठेका मिलता है पूंजीपति मित्रों को। और जब पता लगा, जो बुनकर हाथ से खादी का तिरंगा बनाते थे, उन्हें एक भी तिरंगा बनाने का ऑर्डर सरकार से नहीं मिला। और जो पॉलिस्टर का बना रहे थे पूंजीपति मित्र, कितने का मिला? 500 करोड़ रुपए का। सरकार ने ठेका रिलायंस लिमिटेड इंडिया को झंडा बनाने के लिए दिया 500 करोड़ का। और हमारे हाथ करके बुनकर जो बना रहे थे, एक को भी ऑर्डर नहीं मिला। और उसके ऊपर देखिए, गरीब राशन लेने जब गया तो बोला राशन नहीं मिलेगा जब तक आप 20 रुपए का झंडा नहीं खरीदते हैं। अरे भारत मां, और वो तिरंगा भी एक बार शर्मिंदा हो गया होगा कि मेरी आड़ में भाजपाइयों, मेरी आड़ में संघियों, तुम मेरे ही देश के उस गरीब को उसके हक, उसके सम्मान, उसके राशन से इसलिए वंचित कर रहे हो क्योंकि वो 20 रुपए का, मैं इतनी महंगाई बेरोजगारी में मेरी जो कीमत तुमने लगाई उसे खरीद नहीं पा रहा है। ये खेल राष्ट्रवाद और तिरंगा, इसके पीछे भाजपाइयों ने खेला कि यहां पर भी अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ कैसे दिया जाए, ये बात की गई। तो मैं आप सभी से कहूंगी, और सबसे बड़ी बात, पॉलिस्टर की रिलायंस पूंजीपति मित्र को जब ऑर्डर मिला और वो सबसे बड़ी निर्माता हो गई, उसे जीएसटी से, उस पर जो जीएसटी लगता है उसको माफ कर दिया गया। और लगाया कहां पर? इनको माफ करेंगे तो भरपाई तो कहीं से होगी। भरपाई होती है दूध, दही, लस्सी, समझ रहे हैं? गरीब का निवाला जो है, आटे तक पर जो टैक्स नहीं लगता, वहां पर इस सरकार ने जो है टैक्स लगा दिया। हमारे सेब के बागवान जो है, हमारा सेब का व्यापारी, वो आंदोलन कर रहा है। 12% से 18% के बीच में जीएसटी लगा के उसको मार मारी जा रही है, और वही पूंजीपति मित्रों का जीएसटी माफ किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में भाजपा के शासन में 9 लाख लोग जो छोटे कुटीर लघु उद्योग चलाते थे, जिसे हम MSMEs कहते हैं, आपको पता है पिछले 8 सालों में 9 लाख लोगों ने अपने उद्योग धंधे बंद कर दिए और देश की नागरिकता छोड़कर विदेश जाने के लिए आवेदन कर दिया। और उसका असर कहां हुआ? उसका असर यहां हुआ कि जून के महीने में उद्योग धंधे MSMEs बंद होने से, देश का सारा व्यापार बाहर जाने से 1 करोड़ 50 लाख के करीब युवा जुलाई में बेरोजगार हो जाता है। ये 22 करोड़ का आंकड़ा एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 अगस्त को प्रदर्शन करती है, प्रधानमंत्री जी, मुद्दा क्या था? मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई था। मुद्दा वो बम था जो आपने फेंका है, कांग्रेस डिफ्यूज करेगी, कांग्रेस के युवा नेता डिफ्यूज करेंगे। वो बम आपने फेंका है, हम डिफ्यूज करेंगे। वो बम क्या है? बम बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई,
ये आपका बम है जो कांग्रेस डिफ्यूज करने के लिए ये रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से एक एक जगह जाएगी। लास्ट बात बोल रही हूँ, युवाओं को यकीन दिलाती हूँ, ये धरती हिमाचल की जहां से एक कान में दिल मांगे मोर सुनने को मिला, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, ये उसकी धरती है। यहाँ बहुत से वीर अभी भी सेना में जाने की तैयारी हिमाचल से करके एक सपना देख रहे थे कि 3 साल से जो सेना की भर्ती रुकी हुई है, 2.5 लाख पद सेना के पक्के खाली पड़े हैं, वो आज नहीं तो कल भरेंगे। 3 साल तक भर्ती नहीं हुई। 3 साल के बाद जब भर्ती खुलने की उम्मीद हुई तो केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा सेना की सारी पक्की भर्तियां अब खत्म कर दी गई। अग्निवीर अग्निपथ जैसी ठेके की नौकरियां आप लाते हैं, हम ठोकर मारते हैं उसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह कतई मंजूर नहीं है। मैं हिमाचल के युवाओं को और देश के युवाओं को कहूंगी, दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निपथ जो भर्ती योजना है उसे हम पूरी तरह रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए जो पुरानी योजना थी पक्की भर्ती की उसे लागू करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं। आप सोचिए 17 साल का युवा, 17.5 साल का युवा, 10वीं पास, आप उसे कहते हैं हम ठेके पर 4 साल के लिए रखेंगे। सुनिए, समझिए इसको कि देश का युवा विरोध क्यों कर रहा है और आप कहेंगे अब विरोध नहीं कर रहा। उसे डरा दिया गया है। थानों में कहा गया है कि आपके खिलाफ अगर रिपोर्ट में ये आया कि आपके किसी थाने में रिपोर्ट है तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगने देंगे, आपका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। इस तरह की जब सरकार ने ब्लैकमेलिंग शुरू की, युवाओं को डराना शुरू किया, तो युवाओं ने दबी आवाज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी जी से संपर्क किया कि हमें ताकत दीजिए, ये हमारे साथ अन्याय है, ये सेना को कमजोर करने की कोशिश है। सो हम आपसे यकीन दिला रहे हैं, 17.5 साल की भर्ती जो बताते हैं, 21.5 साल में रिटायर होगा। वो युवा सड़कों पर निकला था, आंदोलित हुआ, हिंसक हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अस्पताल से अपील की, शांति बहाल हुई कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम इसे रद्द करा कर रहेंगे, तब ये शांति हुई। और आज आपको बता रही हूं, वो युवा जो सड़कों पर बेरोजगार, हताश, निराश था, जिसने हिंसा करने पर उतर आया था, अब आप सोचिएगा 17.5 साल के युवा को आप क्या कह रहे हैं, हम हथियारों की, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देंगे। हथियारों की ट्रेनिंग के बाद क्या होगा? लाइसेंस देंगे। लाइसेंस के बाद क्या होगा? सरहद पे खड़ी होकर खुफिया जानकारियां होंगी। उसके बाद अब क्या होगा? 4.5 साल बाद आप उसे आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियारों का लाइसेंस दे रहे हैं, खुफिया जानकारियां दे रहे हैं, और आप अब उसे रिटायर कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। और भाजपा के नेता मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं हम अग्निवीरों को 4 साल के बाद भाजपा के मुख्यालयों पर चौकीदार की नौकरी प्राथमिकता पर देंगे। अरे लानत है, शर्म करिए। ये भारत माँ की सेवा के लिए शहीद होने वाले जवान का आप ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के उन मुख्यालयों पर जो नोटबंदी के बाद, भ्रष्टाचार के बाद आप देश भर में 500 आपने खोले, उस पर चौकीदारी की नौकरी रखेंगे। ये युवाओं को भी नहीं मंजूर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी नहीं मंजूर। सो ये अग्निपथ हमारा जो अभी यात्रा शुरू हो रही है रघुवीर सिंह बाली जी के नेतृत्व में, मुझे पूरी उम्मीद है ये यात्रा हिमाचल के तमाम युवाओं को ताकत देने की काम करेगी, उनकी आवाज बनेगी। और यह यकीन है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना ये लोगों ने ठान लिया है। ये मैं किस आधार पे कह रही हूँ? अभी 4 सीटों पर, एक मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा था, जनता ने ट्रेलर दिखा दिया है। फिल्म पूरी 22 में आने वाले 2 महीनों में आप देख लीजिएगा। एक और चिंता का विषय है जिसे हम इस पूरी रोजगार संघर्ष यात्रा में उठाने जा रहे हैं, वो मुद्दा है नशे का। आज नशा बेरोजगार युवाओं को अपने शिकंजे में ले रहा है। ये नशा आ कहां से रहा है? सब जानते हैं ये नशा कहीं और से नहीं, भाजपा शासित राज्य गुजरात के अडानी के पोर्ट, जिम्मेदारी से नाम ले रहे हैं, गुजरात जहां भाजपा की सरकार है वहां पर मुद्रा पोर्ट, अडानी के मुद्रा पोर्ट से ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान से नशा हरियाणा, पंजाब होते हुए अब हिमाचल पहुंच चुका है। करोड़ों रुपए का नशा पकड़ा जा रहा है और देश के गृह मंत्री ढोंग करते हैं हम नशा पकड़ रहे हैं, हम जला रहे हैं। अरे नशा लाने वाले हाथ कौन से हैं?
उनके गर्दन तक वो हाथ कब पहुंचेंगे जो देश के अंदर नशा लाकर दे रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और आप कहते हैं हम नशा पकड़ रहे हैं, पर नशा लाने वालों को आप नहीं पकड़ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है इसमें। हम चुनौती देते हैं। हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं। इसी हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर आप दिल्ली चुनकर भेजा, लेकिन हिमाचल को क्या मिला? बेरोजगारी, महंगाई, नशा। और इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल 20 अगस्त को श्री राजीव गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आदरणीय बाली जी हमारे बीच में नहीं है, उनके सुपुत्र ने उनकी विरासत को उन्हीं के जन्म दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ा जलसा, जहां पर लोगों की सेवा करके ये ऐलान किया था कि हम ये यात्रा राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू करेंगे। दोनों दिन हमारे लिए, हमारे भूतपूर्व नेता जो अब हमारे पास, हमारे बीच में नहीं रहे, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं, चाहे स्वर्गीय बाली जी हो, चाहे हमारे नेता राजीव गांधी जी हो, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम हिमाचल के देश के युवाओं को बेरोजगारी की मार, नशे की मार का शिकार नहीं होने देंगे। हम उनकी लड़ाई को पूरी मुस्तैदी के साथ हिमाचल के गली मोहल्ले चौराहे पर लेकर जाएंगे और उन्हें ताकत देंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ वापसी माली जी कि आपने जो कार्यक्रम की रोड मैप बनाया है उसकी आपको जानकारी दें। और मीडिया से हाथ जोड़कर कहूँगी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बेरोजगारी, महंगाई, नशा, अग्निपथ जैसी ठेके की नौकरियाँ, ये गंभीर मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी से काला जादू कह के आप टाल नहीं सकते हैं। अब निजी हमले करके कांग्रेस पे या उन्हें अपनी सीबीआई, अपनी ईडीओ से डराकर आप ये कदमों को रोक नहीं सकते हैं। तो आप मीडिया से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आपने पहले भी जनता के, युवाओं के मुद्दों को जब कांग्रेस ने उठाया है, आपने प्राथमिकता से उसे अपनी कलम चलाकर, अपने कैमरों के माध्यम से उसे जनता में दिखाने का काम किया है। इस बात की मैं आपके लिए आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी सराहना करती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ये जो कांग्रेस की आवाज़ है वही असली हिमाचल की आम जन की आवाज़ है। धन्यवाद। आपने अभी अलका लांबा जी को बड़े विस्तार में बेरोजगारी के ऊपर और कई गंभीर मुद्दे जो हैं, जो देश के मुद्दे, उनके ऊपर बात करते हुए सुना। उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि देश में ये जो दमनकारी सरकार है, ये जो भाजपा की अभी जो सरकार ने लोगों को क्रश करने का, लोगों को पीड़ित करने का, उनको तड़पाने का जो काम किया, अलग अलग स्तर पे जो वायदे देश के साथ किए गए थे, उन वायदों को इन्होंने नहीं निभाने का काम किया। जो वायदे किए गए थे, चाहे वो 15-15 लाख लाने के हो, चाहे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, चाहे 2022 तक कच्चे घरों को पक्का बनाया जाएगा, चाहे इन्होंने कहा कि हर घर में रोजगार दिया जाएगा, 2-2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दी जाएंगी, चाहे जो भी वायदे भाजपा की सरकार ने किए, और उस वायदों को करके जो लोग पूरे हिंदुस्तान के अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं विस्तार से अलका लांबा जी ने, जो कि बड़ी तेज़ तरह राष्ट्रीय प्रवक्ता है और देश में जाके इन वायदों के बारे में भी जिक्र कर रही है, और जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ उसके बारे में भी जिक्र करें, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की। आज का जो गंभीर मुद्दा है, जिसके लिए बेरोजगारों के लिए रात दिन हर एक इंसान जो है हिमाचल प्रदेश का वो तड़प रहा है, जिसके लिए अलग अलग संगठनों ने, NGOs ने और जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने आवाज़ उठाई। हमारे साथ बैठे हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी जी ने बेरोजगारों की आवाज़ उठाई और इनको मार मार के इनकी टांग तोड़ दी गई, इनको हिरासत में ले लिया गया। मुझे लगता है कि ये सरकार किसी भी हद तक गुजर जाती है। इनका एक ऑपरेशन लोटस है जो लोगों को भगाने का काम करता है, MLO को चुराने का काम करता है। पर आज की जो बात है वो बेरोजगारों की है, आज की जो बात है हमारे नेता की है। बिल्कुल आपको इससे पहले भी बताया इन्होंने, अलका लांबा जी ने, कि 27 जुलाई को हमने इस बेरोजगार के लिए जो यात्रा है उसका लॉन्च किया, और आज का दिन चुना क्योंकि ये भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जयंती का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। ये हम सब के लिए एक आधुनिक भारत के निर्माता जिनकी जयंती है, उनकी जयंती के ऊपर प्रदेश का जो बेरोजगार है
जिन्होंने ये सोच रखी थी कई वर्ष पहले कि मुझे प्रदेश के जो रोजगार के लिए लड़ना है, जो नई नई कंपनियां, मारुति जैसी कंपनी जिसने पूरे देश को गाड़ियां दी, सस्ती गाड़ियां दी, कंप्यूटर जिसके साथ सारे देश जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ हर एक इंसान जुड़ा है, आज फेसबुक पे है, आज पूरी दुनिया को देख रहा है, ये कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की सोच थी। उन राजीव गांधी जी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, देश को एक ऐसी सोच दी, उनके जन्मदिन के दिन हमने निर्णय लिया कि हम इस यात्रा को पहले चरण को लॉन्च करेंगे। जो पहला चरण है, हम यहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे और चामुंडा जी से माथा टेक के हम धर्मशाला पहुँचेंगे। धर्मशाला से हम शाहपुर जाएंगे, शाहपुर से हम नूरपुर जाएंगे, नूरपुर से हम फतेहपुर जाएंगे, ज्वाली जाएंगे, इंदौरा जाएंगे और अलग अलग जगहों पे हम रैलियां करेंगे और रोड शो करेंगे। ये सब आप लोग लाइव भी देखेंगे, पूरा देश देखेगा। पर इसका एक ही मकसद है कि बेरोजगार जो घर में बैठ के तड़प रहा है, जिसको परेशानी है, जिसको लाचारी है, जिसको तड़पन है, जिस माँ को तड़पन है अपने बच्चे की, जिस पिता को तड़पन है अपने बच्चे की, जिस बहन को तड़पन है अपने भाई की, जिस भाई को तड़पन है अपनी बहन की, और जो बेरोजगारी के लिए परेशान है, रोजगार मांगने के लिए परेशान है, चिंता कर रहा है कि मैंने अलग अलग जगह जाके फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिमाचल सरकार में हजारों पद जो सैंक्शन है वो खाली पड़े हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि हजारों पदों को खाली रखा गया सैंक्शन होने के बाद, जबकि लाखों लोग बेरोजगार जो है वो लाइन में खड़े हैं कि हमें रोजगार दो। मुझे लगता है हमारे को इस चीज को बाहर लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं होगा कि हजारों पद, तकरीबन 70-80 हजार पद खाली पड़ा है हिमाचल सरकार के पास, जो कि सैंक्शन है। और ये सबसे बड़ी लाचारी है एक बेरोजगार की कि कहीं ना कहीं ये सरकार टीवी पे रह के, रेडियो पे रह के लोगों की आवाज को दबाती है, और लोगों की आवाज को दबाने का काम किया गया है। उसी का परिणाम हुआ कि कुछ महीने पहले जब चुनाव हुआ तो 4 सीटों पे कांग्रेस की विजय हासिल की। कांग्रेस ने 4 सीटों पे अपना परचम लहराया, और मुझे ये लगता है कि अब बेरोजगार अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हमने इस रोजगार यात्रा के साथ अपने नेता श्री राहुल गांधी जी की अनुमति से, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राजीव शुक्ला जी की अनुमति से इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और ये ब्लूप्रिंट जो है उसको लेके हम घर घर में जाएंगे, हर बेरोजगार के पास जाएंगे, ताकि हर बेरोजगार इसके साथ जुड़ सके और उसको पता चले कि कितनी संवेदनशीलता है कांग्रेस पार्टी में। जब 2012 में विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने देश की पहली रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई थी, तो उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने मैनिफेस्टो में डलवाया, वो कन्वीनर थे मैनिफेस्टो के, उन्होंने अर्ज की सोनिया बेरोजगारों के भत्ते के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का, तकरीबन 100 या 200-250 करोड़ रुपए का उस टाइम पे इंस्टेंटली प्रावधान होना था। उस प्रावधान को किया गया। बहुत ही दिक्कतों के बाद, बहुत ही कठिनाइयों के बाद बेरोजगार की आवाज को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संवेदनशीलता से उस चीज को समझा और उसके बाद उस चीज को रखा, क्योंकि जब आपको सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान करना होता है तो बजट में आपको पैसा देखना होता है, फाइनेंस की हालत देखनी होती है। बेरोजगार के लिए उन्होंने एक बेरोजगारी भत्ते की अनाउंसमेंट की, और आज तक वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो बेरोजगार को मिल रहा है। ये श्री जीएस बाली जी का प्रयत्न था, जो बेरोजगारी भत्ता पूरे प्रदेश को मिला, और बेरोजगारी भत्ते के रूप में उनका मानना था। और जब उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी से अर्ज की, तब की सरकार से अर्ज की, कैबिनेट में लेके आए, तो उनकी अर्ज सिर्फ ये थी कि जब तक लोगों को रोजगार नहीं, तब तक कम से कम उनके पास कुछ पैसे हों, ताकि वो जाके फॉर्म ले सकें, वो जाके कोचिंग ले सकें, जहां जाके
उन्होंने इंटरव्यू देना है वहां का किराया वो खर्च सकें। जब तक उनको रोजगार नहीं है तो हम ऐसे चरण बनाएं कि रोज बेरोजगारों को कुछ ना कुछ पैसा मिले जिससे वो अपनी कोचिंग वगैरह ले सकें। वो जो प्रयत्न था उसको सरकार ने माना और सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की अनाउंसमेंट की। पिछली सरकार कांग्रेस ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और रोज नौकरियां निकाली। मुझे अपने पिताजी के जो डिपार्टमेंट है श्री GS बाली जी के, उसकी भी याद है कि हजारों नौकरियों की रोज जो घोषणाएं होती थी, जो नौकरियों की बात लोग करते थे, उन नौकरियों की बात करके उन्होंने रात दिन सिर्फ बात नहीं की, उनको अमली जामा पहनाया, हजारों लोगों को रोजगार दिया। आज हम उसी प्रयत्न को आगे लेके जा रहे हैं। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, मैं चाहूंगा कि इसको पूरा प्रदेश बड़ी गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रयत्न है और कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी घोषणा है। 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पे। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रदेश में 68 कंस्टिट्यूएंसियां हैं और 68 कंस्टिट्यूएंसियों में प्रति कंस्टिट्यूएंसी 10-10 करोड़ रुपया। उसका मतलब ये है कि अगर 10-10 करोड़ रुपया हर कंस्टिट्यूएंसी में 68 कंस्टिट्यूएंसियों में मिलेगा तो उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हजारों लोग उस लोन को ले सकते हैं जिसमें 0% ब्याज होगा। आज अगर एक दुकान डालनी हो तो 1 लाख रुपए में सामान डल जाता है और गांव में दुकान खुल जाती है। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए लेगा तो तकरीबन 1000 आदमी उसके अंदर रोजगार पाएगा और 68 कंस्टिट्यूएंसियों में 68,000 आदमी को सीधा कांग्रेस पार्टी ने रोजगार देने का ये प्रयत्न किया है कि अपने गांव में अपने घर में बैठ के आप लोग रोजगार पाइए और काम करिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की दूसरी घोषणा ये है कि सबसे पहले जो हजारों पद खाली पड़े हैं उनको आते ही हम इमीडिएटली भर देंगे और उसके अलावा 5 लाख नौकरियों का जो वायदा है वो श्री राजीव शुक्ला जी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डालने की बात की है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो डलेगा 5 लाख नौकरियों की अगले 5 सालों में घोषणा जो राजीव शुक्ला जी ने नगरोटा बगुआ से गांधी ग्राउंड से श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी की अनुमति से की। हम पहली कैबिनेट में उसको पास करेंगे कि 5 लाख नौकरियां जो हैं वो अगले 5 साल के अंदर, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रयत्न है और मैनिफेस्टो में डल जाएगा। थोड़े दिन में कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र में डला होगा कि 5 लाख नौकरियां सभी लोगों को, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी। उसको लेके हमने लोगों तक जाना है। OPS के मुद्दे पे सरकार जो है उनकी आपने हालत देख ली है। उन्होंने लोगों को झांसा दिया, लोगों को गप्पे मारी, फरेब किया, पर कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि पहली कैबिनेट में हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा है कांग्रेस की कि जो लोग पेपर लीक के अंदर, रोज ऐसा रैकेट चला हुआ है जिसमें पेपर लीक होता है, उसमें 10 वर्ष की सजा इमीडिएटली हम देंगे जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा या पाया जाएगा। क्योंकि आज पेपर लीक हुआ, इतने दिनों से हजारों लाखों लोग पेपर देते हैं, पेपरों के पैसे खर्चते हैं, फॉरेन के पैसे खर्चते हैं, घर से दूर जाके पेपर देते हैं, पर पेपर लीक के बाद आपने उनकी हालत देख ली कि घरों में बैठ के वो रोते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़ी संवेदनशील है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भी लोगों तक लेके जा रही है। इन वचनों को लेके हम लोगों तक जाएंगे और बेरोजगार और रोजगार की जो यात्रा है उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। और इस रोजगार के लिए मैं मीडिया का भी और आप सबका भी पूरा समर्थन चाहूंगा। धन्यवाद। निगम आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ में स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी बहन अलका लांबा जी का, आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली जी का। आज के इस प्रेस वार्ता जो विशेष तौर पर जो रखी गई थी, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, बेरोजगार युवाओं की बुलंद आवाज़ स्वर्गीय GS बाली जी की ये सोच थी कि किस प्रकार से
जो प्रदेश में जो युवा हैं उनको किस प्रकार से रोज़गार दिया जाए। और 2012 में उन्होंने पूरे के पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा निकाली और जब हमारी सरकार आई उसके बावजूद लाखों युवाओं को रोज़गार देने का उन्होंने काम किया। उसी को आगे ले चलते हुए जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में लाखों युवा बेरोज़गार हैं, उन बेरोज़गार युवाओं की लड़ाई को मजबूती देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय रघुवीर सिंह बाली जी कल राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं तमाम युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि विस्तार में सभी हमारे आदरणीय जो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व बैठा उन्होंने विस्तार में आपको सब कुछ बताया है। मैं सिर्फ युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पिछले 2 सालों में आप लोगों ने युवा कांग्रेस का साथ दिया, हर मुद्दे पे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को निरस्त करने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे आपने युवा कांग्रेस का साथ दिया। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा, ये जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है ये आप युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार से आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, युवा कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस यात्रा में आप लोग बढ़ चढ़ कर साथ हैं। धन्यवाद। सवाल आप लोगों को। रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू कर रहे हैं, से तो भारी बरसात है, तो कैसे सफल होगी इतनी बरसात में ये यात्रा, इंतजाम क्या है? देखिए, बड़ा ज़रूरी सवाल था और बड़ा अच्छा हुआ कि पहला सवाल ही आया। रोजगार संघर्ष यात्रा जिसका नाम ही संघर्ष है, उसको सबसे पहले तो लोगों ने कमर कस ली है। कल आप देखेंगे कि हज़ारों लोग सड़कों पे होंगे और हज़ारों लोग, ये बहुत सालों बाद आप देखेंगे कि इस तरह का माहौल, क्योंकि 5 साल से भाजपा की सरकार है, कई प्रदर्शन, जिस तरह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष साहब ने कहा, इन्होंने कई प्रदर्शन हज़ारों लोगों को लेके किए और रात दिन तत्पर रहते हैं। और बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने और अलग अलग नेताओं ने, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, पब्लिक ने बाहर आके सरकार के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन किए। पर ये क्योंकि संघर्ष है और संघर्ष के पद जो है वो कठिन भी होते हैं। रोजगार की बात है, लोगों के भविष्य की बात है, लोगों के आने वाले कल की बात है, ये जो आने वाली पीढ़ी है उसके कल की बात है। जो माताएं हैं, जो पिता हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, वो इसके लिए बड़े संवेदनशील हैं। आप देखेंगे हजारों लोग सड़कों पे होंगे और हमने इसके लिए जो इंतजाम है वो पूरी तरह से किया है। अगर बारिश होगी तो हजारों छातों का भी इंतजाम है, हजारों छाते लेके लोग चलेंगे। आगे जाके खाने का भी उस तरह से इंतजाम है, आगे जाके रहने का भी उस तरह से इंतजाम है। तो कोई भी इंतजाम में कमी नहीं है, सारा इंतजाम बारिश को देखते हुए किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे कल हजारों लोग यहाँ पे धर्मशाला से चलेंगे और आप सभी वहाँ पे होंगे। कांग्रेस के कौन कौन से मुख्य चेहरे इस संघर्ष यात्रा में मौजूद रहेंगे, इसके बारे में अगर? देखिए, कांग्रेस के सभी चेहरे इस संघर्ष यात्रा में मौजूद रहे। आपने देखा कि जब 27 तारीख को ये संघर्ष यात्रा का लॉन्च हुआ, वो हजारों लोगों के साथ ऐतिहासिक लॉन्च हुआ और उसमें सारा नेशनल लीडरशिप, अलका लांबा जी भी उसमें आई थी, राजीव शुक्ला जी थे, हमारे सारे सेक्रेटरी थे, प्रदेश की सभी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी थी, हमारे सीएलपी थे, हमारे कैंपेन कमेटी के चीफ थे, हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट इसलिए नहीं उस दिन पहुंच पाई क्योंकि राजा साहब की, राजा वीरभद्र सिंह जी की उस दिन पूजा थी, उनके घर में उनकी पूजा थी और वो जो पूजा का कार्यक्रम था वो घर का जो होता है उसमें किसी को जो धर्मपत्नी है उनको बैठना पड़ता है और इसीलिए विक्रमादित्य जी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उस दिन बारिश थी बड़ी तेज और उस दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर में आना था, नहीं पहुंच पाए। तो ये असलियत है कि कांग्रेस पार्टी का सारा नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के ऊपर, बेरोजगार के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी का ये ऐलान है, उन्होंने इस यात्रा का ऐलान किया है, उदयपुर शिविर से इसका ऐलान हुआ है, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जाने के लिए कहा गया है। मुझे राष्ट्रीय सचिव बनने के नाते और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि राहुल गांधी जी ने मुझे इस यात्रा का कन्वीनर भी बनाया। ये कन्वीनर मुझे प्रदेश के लिए जो बनाया गया और प्रदेश की 2 पार्लियामेंट मुझे दी गई और 2 पार्लियामेंट विक्रमादित्य जी को दी गई। शिमला और मंडी पार्लियामेंट विक्रमादित्य जी के पास है और कांगड़ा और हमीरपुर पार्लियामेंट मेरे पास है।
तो ये बहुत बड़ा हमारे पे पार्टी ने भरोसा जताया है और इस भरोसे को आगे लेके जाएंगे। सारा नेतृत्व आप देखेंगे सड़कों पे होगा। आप देखेंगे कि आज भी आप देख रहे हैं कि अगर ये इतना संवेदनशील मुद्दा नहीं होता तो दिल्ली से अलका लांबा जी चल के यहाँ नहीं पहुँचती। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यहाँ पे पहुँची है। और इसका लॉन्च पे सारे हिमाचल के लीडर नहीं होते। आपने खुद अपने अखबारों में लिखा, आप सब ने लिखा कि हिमाचल के सभी लीडर जो थे वो इसके लॉन्च पे पहुंचे थे। अब सारे लीडर इलेक्शनों में गए हुए हैं, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसियों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब जब हम उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वो सारे लीडर, जितने भी लीडर वहां कंस्टिट्यूंसी में होंगे वो ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का वर्कर ज्वाइन करेगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि लीडर जो है वो अपने इलेक्शन को लड़े। ये यात्रा जो है उसका एक पार्ट है इलेक्शन का। हम उनका समर्थन करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र में जाके। हम ये इलेक्शन, क्योंकि 2 महीने रह गए, सारी कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पे होना है। जहां जहां वो ज्वाइन कर पाएंगे वहां वहां वो ज्वाइन करेंगे। बहुत से लीडरों ने इसके लॉन्च पे ज्वाइन कर लिया। सर, रोजगार संघर्ष यात्रा की बात करें तो जिस प्रकार का अलका लांबा जी ने कहा है कि हिमाचल में जिस प्रकार से चिट्टा अवैध रूप से बेचा जा रहा है, तो आपको लगता है रोजगार संघर्ष यात्रा के साथ साथ इस प्रकार से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि जो नशा तस्कर हैं वो हिमाचल प्रदेश में ना हो, ऐसा ना हो कि उल्टा पंजाब की तरह हिमाचल में भी उल्टा हिमाचल जैसी स्थिति बन जाए। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये। अलका लांबा जी ने इसके बारे में बात की। अलका जी ने कहा कि इस मुद्दे को लेके हम घर घर में जा रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दा यात्रा में चलाने वाला नहीं है, ये मुद्दा घर घर में ले जाने वाला है, क्योंकि घर वाले इससे आहत हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी आहत हो रही है। यात्रा में ये पूरी तरह से इस मुद्दे को लेके जाएंगे और लोगों के साथ इस मुद्दे के बारे में कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है और कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर पूरा काम करेगी। ये जो घोषणाएं सर की गई हैं, इन घोषणाओं की क्या गारंटी कि ये राजनीतिक घोषणाएं बनकर तो नहीं रह जाएंगी सत्ता में आने के बाद? जब मैनिफेस्टो में कोई भी चीज डाली गई है, आप इससे पुराना घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का निकालिए। और बेरोजगार की जो पिछली बार घोषणा भत्ते की गई थी उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान होना था और वो प्रावधान दिया गया, आप लोगों के सामने है। जब घोषणा पत्र पार्टी का लॉन्च होता है तो वो एक मंदिर में रखे हुए ग्रंथ की तरह होता है या एक गुरुद्वारे में रखे हुए ग्रंथ की तरह होता है, वो गीता की तरह होता है। उस घोषणा पत्र को पार्टी अपने सर पे लगा के रखती है, क्योंकि उसी घोषणा को लेके वो लोगों तक जाती है और लोग उसी घोषणा को सुन के आपको वोट करते हैं। तो ये दायित्व पार्टी का बनता है। कांग्रेस पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी घोषणा करेगी और उसको हवा हवाई कर देगी। कांग्रेस पार्टी ने जो आज तक कहा है वो किया है। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा है, ना कभी रहेगा। दो विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या फायदा नुकसान देखते हैं पार्टी? देखिए, पहली बात तो ये बेरोजगारी की वो थी, पर आपने ये सवाल पूछा है और सवाल ये मुझे पता है कि ये लोगों के जहन में चल रहा है, तो इसका मैं हमेशा क्लियर आंसर करता हूँ। इसका बड़ा क्लियर आंसर करूँ। देखिए, विधायक जो गए हैं वो पहले से भाजपा से ही कांग्रेस में आए थे। उनकी पृष्ठभूमि जो थी वो भाजपा थी, दोनों की। दोनों भाजपा के सदस्य थे। भाजपा से उन्होंने टिकट मांगी, उसके बाद वो लड़े, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दी, वो जीत गए। कांग्रेस पार्टी की लहर थी, कांग्रेस में जीते और कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम भी किया, उनके लिए बहुत काम किया। उनके कंस्टिट्यूएंसी में जो जो कर सकती थी पार्टी ने की। अब किस चीज के लिए वो गए हैं और जो मिशन लोटस है उसमें कितने लोग गए हैं देश में और उनका क्या हाल हुआ है वो देखो। मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको। राजस्थान में भी लोग गए थे, राजस्थान के उन लोगों की सूची बाहर निकालिए, पर सरकार कांग्रेस की बनी और आज तक वो तड़प रहे, आज तक वो रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मन बना लिया है। अब जो इस ट्रेन के डब्बे पे सवार होगा वो आगे निकल जाएगा और जो रह गया वो छूट जाएगा। ये ट्रेन चल पड़ी है, लोगों ने इस ट्रेन को चला दिया है। अब ये लोग जो गए हैं, इनको क्या बोला गया, इन्होंने क्या किया, ये लोग जानते हैं, पर ये ट्रेन लोगों ने निकाल दी। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई है तो पूरे जोरों शोरों से आई है। और इस बार जो 6 महीने पहले चुनाव हुए, आपने देख लिया कि क्या हाल हुआ भाजपा का। 4 सीटें, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि बाई इलेक्शन होता था। जो सरकार चल रही होती थी, सत्तासीन होती थी, जिस सरकार की सरकार होती थी,
जो सरकार गवर्नमेंट चला रही होती थी, अगर वो भाजपा की सरकार होती थी तो बाई इलेक्शन में भाजपा के लोग जीतते थे, अगर कांग्रेस की सरकार होती थी तो बाई इलेक्शन में कांग्रेस के लोग जीतते थे। पर ये पहली बार हुआ है कि भाजपा की सरकार है, जयराम जी की सरकार है, और लोगों ने जयराम जी की कह के उनको ये कहा कि भाई हम आपका साथ, भगवान का तो नाम ले लेंगे, राम जी की जय कर देंगे, पर अब भाजपा को हमने उखाड़ना है। चारों सीटों पे भाजपा की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की 4 सीटें आई, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों ने अपना मन बना लिया। अलका जी, आपसे एक सवाल है। हाँ जी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आपने कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तब आपने बहुत संघर्ष किया था इन तीनों मुद्दे पे। आपको नहीं लगता कि फिर जब आपने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा, उस वक्त भी आपने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का ही नारा दिया और आपने फिर से वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया? नहीं लगता आपको कि आज की जो नेता है, ये तीनों ही जो संवेदनशील पहलू है, उस पर अपनी राजनीति चमकाते हैं और कभी अपने घर वापस लौटते हैं, कभी दूसरे के घर चले जाते हैं, कब तक चलता रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है बहुत निजी सवाल है ये, और पता नहीं बाकी पत्रकारों का, हिमाचल का लोगों का इसमें कितना इंटरेस्ट होगा। अगर 1-to-1 इंटरव्यू लेना चाहेंगे मैं दूंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस सत्ता में थी और मैं सत्ता छोड़कर रामलीला मैदान में गई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन में गई थी, विधायक बनी, उस पार्टी को, केजरीवाल को बदलते हुए देखा, सत्ता छोड़ी, वापस संघर्ष का रास्ता चुना। भाजपा भी सत्ता में थी, आम आदमी भी सत्ता में थी, लेकिन अपनी घर वापसी आई, अपनी कांग्रेस में आई और संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि धोखा हुआ। आज आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, बताना चाहूंगी इस समय जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, वही उप मुख्यमंत्री जो कल हिमाचल में पंजाब के मुख्यमंत्री का भी काम छुड़ाकर, अपना भी काम छोड़कर हिमाचल घूम रहे थे, उनके घर अभी सीबीआई की रेड चल रही है। उनका नाम है मनीष सिसोदिया। इन्हीं के आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो अभी तक हिमाचल के आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे, 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठा रखा है। आप समझ रहे, पंजाब के इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ लिया, कमीशन खोरी में जेल में बैठे हुए हैं। ये सब चीजें होते हुए देखकर मैं उस पार्टी में सिर्फ इसीलिए बनी रहती क्योंकि सत्ता थी, मैं विधायक थी, तो ठोकर मारी, संघर्ष का रास्ता चुना है। आज वही मनीष सिसोदिया ट्वीट करके कह रहे हैं कि अपना जो है मैं तो बच्चों का भविष्य बना रहा था। शिक्षा नीति पर आप पे कार्रवाई नहीं हुई, आबकारी शराब नीति जो आपकी थी, सीबीआई की जांच के बाद आपने जिसे वापस ले लिया, उस शराब नीति में आप एक के साथ एक दारू की बोतल दिल्ली में फ्री बांट के बच्चों का भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। आपने शराब पीने की उम्र को 25 से 21 कर दिया, ऐसे भविष्य बना रहे थे आप मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली में नियमों को ताक में रखकर घरों में, मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली, महिलाओं ने विरोध किया, महिला मार्शल से पिटवाया गया और अरविंद केजरीवाल खामोश रहे, ऐसे दिल्ली का भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। हिमाचल की एक स्वच्छ हवा में से दिल्ली की विश्व की सबसे जहरीली हवाओं में मनीष सिसोदिया जी गए हैं। सीबीआई का सामना करें, और अगर कांग्रेस की तरह उन्हें लगता है सीबीआई ईडी का दुरुपयोग है, तो क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी, आप सत्येंद्र जैन जी के समर्थन में सड़कों पर उतरे, आपका कार्यकर्ता उतरा। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने बीच पार्लियामेंट में बुलाया, सोनिया जी गई। राहुल गांधी जी को 5 दिन 55 घंटे ईडी ने बुलाया, वो भी वहां गए। और हम कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? हम कार्यकर्ता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर आंदोलन करके अपने नेताओं को ताकत दे रहे थे, क्योंकि हम मानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का भाजपा चुनावी हथियार बना के इस्तेमाल कर रही है। तो आम आदमी को लगता तो आए ना सड़कों पर, लेकिन उन्हें लगता है भ्रष्टाचार हुआ है, उनके नेता सही पकड़े गए, इसलिए खामोश है। फिर आपके ऊपर जो कार्रवाई चल रही कांग्रेस पार्टी के ईडी या सीबीआई की चल रही और आम आदमी पार्टी पे चल रही है, अगर ये सीबीआई आपके हिसाब से दमनकारी नीतियों के तहत काम कर रही है, तो आपकी कार्रवाई में और आपकी कार्रवाई में अंतर क्यों? अच्छा चलिए, बहुत आसानी से समझाती हूँ। एक आप है, एक मैं हूँ, ये ईडी है, ये आप पे कार्रवाई करती है और ये मेरे पे भी कार्रवाई करती है। मुझ पे गलत कार्रवाई है, मैं डंके की चोट पर इनका सामना भी करती हूँ और लड़ती भी हूँ, लेकिन आप खामोश होकर क्यों बैठ गए? आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? केजरीवाल कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है, आपकी चाहे वो सत्येंद्र जैन हो मनी लॉन्ड्रिंग में और चाहे मनीष सिसोदिया शराब की नीति में, ये किसने कहा? मुख्य सचिव दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई को भ्रष्टाचार की जांच सौंपी है। 144 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। जो लाइसेंस फीस रद्द होनी थी, जब्त होनी थी, सरकारी खजाने में जाना था 144 करोड़ रुपया, वो मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस फीस माफ कर दी।
माफ कर दी। तो आपको अगर लगता है ये गलत कर रहे हैं तो आपको बोलना है ना। आप तो चुप बैठे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी सड़कों पर नहीं है। और 70 साल में 15 साल शीला दीक्षित जी थी, हमने राज किया 50 साल। आज चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मोदी जी। हिमाचल जानना चाहता है, एक नाम बता दीजिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जिसे 8 सालों में, या मंत्री का या सांसद का, जिन्हें आपने दोषी करार करके सजा तक पहुंचा दिया। एक नाम नहीं है, झूठे बदनाम हुई है कांग्रेस। डॉक्टर मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित, और आज भी यही हथकंडा बना के डराने की कोशिश है। धन्यवाद। चाहे आप लोगों की ठंडी हो रही है और आप सभी को स्वागत है, मैं यही हूँ, 1 घंटा और हूँ आपसे 101 भी हम लोग सब आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं। एक लास्ट सवाल है, हाँ जी। गो इंडिया फाउंडेशन चलाती हैं आप, बहुत चर्चित रहा है आप, वैसे विवादों से आपका पुराना नाता है लगभग। नहीं, इसमें कौन सा विवाद है? हाँ। तो गो इंडिया फाउंडेशन चलाती है, उसमें ब्लड डोनेशन का काम आप बहुत तेजी से करते हैं। हाँ। क्या हिमाचल को लेकर के आपने अभी नशा को लेकर युवाओं की बहुत चिंतित थी, क्या उसके लिए भी कोई प्लान आपने किया? देखिए, मेरा निजी एनजीओ का क्या प्लान है वो अलग बात है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपके युवा कांग्रेस अध्यक्ष बैठे हैं निगम भंडारी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री राहुल गांधी जी के सीधे संपर्क में यहाँ के युवाओं की चिंता उन्हें बेहद है। बेरोजगारी मुद्दा है, उनके साथ हो रहा अन्याय, नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर पूरा रोड मैप है। इस यात्रा में उस रोड मैप को हम आपके बीच में रखेंगे और वो मुझे लगता है ज्यादा महत्व रखता है कि सरकार आएगी, कांग्रेस क्या करेगी उनके लिए। आप सभी को चाय पर आमंत्रित करते हैं हम लोग, और आप जो भी 101 इंटरव्यू लेना चाहे, बात करना चाहे, लेकिन